हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना में। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वहां पे ऑल प्रेस कर लें, जिससे कि बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग वीडियो को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अब तक हमने पिछले वीडियो में गति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्थानांतरिगत, कंपनीगत और अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, वेग, विस्थापन और इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे आगे आपको बल और गति के न्यूटन्स के लॉ, बल तथा गति के न्यूटन के नियम, इसके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, बल क्या है। फोर्स, बल। देखिए, किसी वस्तु पर दबाव अथवा खिंचाव ही बल कहलाता है। किसी वस्तु पर दबाव अथवा खिंचाव ही बल कहलाता है। अब हम अपने दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि दबाना, उठाना, तानना, ऐंठना आदि, ये जो हम काम करते हैं ये सब बल द्वारा ही करते हैं। ये तो सब बल द्वारा ही संभव है। तो जब किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव उत्पन्न होता है तो वही बल कहलाता है। इसे डाइन से प्रदर्शित करते हैं और ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और इसका ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। ठीक है, आगे हम चलते हैं न्यूटन के गति के नियम। सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं न्यूटन कौन थे। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 25 दिसंबर 1642 में जर्मनी में हुआ था। लेकिन इनकी नागरिकता जो थी ये कहलाई गई ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। तो इनकी नागरिकता जो थी वो इंग्लैंड की थी, लेकिन इनका जन्म जर्मनी में हुआ था सन 25 दिसंबर सन 1642 को। इन्होंने कई नियम दिए, जैसे आपके गति विषयक नियम, और इसके अलावा भी इन्होंने कई नियमों का प्रतिपादन किया। तो हम आज आपको यहाँ पे गति विषयक नियम पढ़ाएंगे इनके। तो इनके न्यूटन के गति का प्रथम नियम, चलते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, देखिए। कोई भ्रामस्त वस्तु भ्रामावस्था में बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि भ्रामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल न लगाया जाए। इनके कहने का मतलब है कि कोई अगर वस्तु भ्रामावस्था में है तो वो जब तक भ्रामावस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और अगर कोई वस्तु या पिंड गतिमान अवस्था में, तो वो जब तक गतिमान अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसे रोका ना जाए। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम। इसी प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो ने न्यूटन से पहले बता दिया था, लेकिन इसको पूर्णतः सिद्ध किया न्यूटन ने, इसलिए इसे गैलीलियो का नियम भी कह देते हैं लोग। और जैसे कि इसके उदाहरण हैं कुछ, इस प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और बस के अचानक चलने से शरीर को पीछे की तरफ झुक जाना, जैसे हम कभी बस में होते हैं, बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, तो अचानक जैसे ही बस चलती है तो हमारा शरीर पीछे की तरफ झटका ले जाता है, क्योंकि बस हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो पैर होते हैं बस की सतह पे खड़े होते हैं हम, तो जो सतह होती है वो चल लेती है अचानक, तो जिससे नीचे का हिस्सा तो सतह के साथ चलने लगता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा एकदम गतिमान नहीं हो पाता, जिससे पीछे की तरफ हमें झटका लगता है। कभी कभी जब बस ब्रेक लगा देती है तो हमारा ये हिस्सा आगे की तरफ झुकता है। इसी प्रकार इसके और भी उदाहरण, जैसे पेड़ों को हिलाने से फल का गिरना, जब पेड़ हम हिलाते हैं तो फल गिरते हैं। और चादर को झाड़ने पर धूल के कणों का अलग होना, और पैडल मारना बंद करने के बाद भी कुछ दूरी तक साइकिल का चलते जाना, ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कुछ उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की। देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पढ़ने से पहले हमें संवेग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संवेग से ही रिलेटेड है ये। तो संवेग को हम पहले पढ़ते हैं, संवेग है क्या। देखिए, संवेग, मोमेंटम, किसी पिंड या वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। कोई पिंड है, उसके द्रव्यमान मतलब उसका जो भार है और उसका जो वेग है, उसके गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। इसे पी से निरूपित करते हैं।
तो संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये हमारा हो जाएगा पी संवेग और एम द्रव्यमान और वी वेग। तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर को, अभी हमने संवेग पढ़ा था, संवेग बताया था आपको, तो संवेग परिवर्तन की दर को आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिससे बल कार्य करता है। मतलब संवेग परिवर्तन की जो दर है वो आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। जो उस पर बल लगाया जा रहा है किसी वस्तु पर, वो संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होगी और उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है या बल कार्य कर रहा है। तो परिभाषा से बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। ठीक है, और संवेग में परिवर्तन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, संवेग यहाँ संवेग दे रखा है, वहाँ बताया था मैंने वेग में परिवर्तन। पिछली वीडियो ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। संवेग में परिवर्तन मतलब संवेग या वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण, एक्सीलरेशन। पिछले वीडियो में बताया है एक्सीलरेशन, त्वरण। वेग में परिवर्तन को हम कहते हैं त्वरण और बटे लिया गया समय। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में बल को F लिख दिया, बल को F लिख दिया और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। इसके बाद MB संवेग में परिवर्तन, पिछली वीडियो में बताया था संवेग में परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन, B माइनस यू पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे संवेग में परिवर्तन है मतलब द्रव्यमान सहित है, तो MV माइनस MU अपॉन T। ठीक है, आगे चलते हैं। M कॉमन ले लिया, M कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा ऊपर से, M कॉमन लेने के बाद V माइनस यू अपॉन T समय के साथ वेग परिवर्तन को दर्शाता है अर्थात त्वरण A। ठीक है, तो समय के साथ वेग परिवर्तन को दर्शाता है त्वरण A मतलब वेग परिवर्तन की दर बटे लिया गया समय, इसे बोलेंगे हम त्वरण A, पूरा A। तो इसकी जगह हम नेक्स्ट स्टेप में F अनुक्रमानुपाती MA, M कॉमन लिया था हमने, M ये है हमारा और A इसकी जगह A रख दिया हमने। इसकी जगह क्या रख दिया, इस पूरे की जगह A रख सकते हैं क्योंकि B माइनस यू बटे T समय के साथ वेग परिवर्तन को दर्शाता है। वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में F इक्वल टू K इंटू M इंटू A, M और A ये है। जब हमने कोई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक स्थिरांक K आ गया और SI पद्धति में K का मान सदैव 1 होता है, K का मान 1 होता है। तो एक K का मान 1 अगर हम लगाएंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो F इज इक्वल टू M इंटू A। ठीक है, ये होता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी जब कैच लेता है तो वो जब कैच उसके हाथों में आता है तो हाथों को या तो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर ले जाता है गेंद को पकड़ते टाइम या पीछे की तरफ ले जाता है। वो इसलिए ले जाता है क्योंकि गेंद को अचानक रोकने से, गेंद को जब वो अचानक रोकेगा तो उसका जो वेग परिवर्तन है अचानक शून्य हो जाएगा, जिसे हम मंदन कहते हैं, शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गेंद से चोट अधिक लगेगी हाथों में, और जब वो गेंद को पकड़ रहा होगा उस पकड़ते ही गेंद को हाथों को पीछे या नीचे ले जाएगा, जिससे कि जो गेंद है उसको आराम से वो पकड़ सकेगा और गेंद हाथों में चोट नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, ये हुआ आपका वेग न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। आगे चलते हैं तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत बल लगाती है। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जो कि उस क्रिया के बराबर और विपरीत होती है। देखिए, जब कोई वस्तु एक वस्तु पर बल लगाती है तो जो दूसरी वस्तु होती है वो भी पहली वाली वस्तु पर बराबर बल लगाती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जो कि उस क्रिया के बराबर और विपरीत होती है।
ठीक है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है। और यही नियम लागू होता है हमारे चलने में। जब हम पैर से ज़मीन पे बल लगाते हैं तो ज़मीन हमारे पैरों पे एक बल लगाती है, जिससे हम आगे की तरफ चल पाते हैं। और जेट इंजन में भी ये न्यूटन की गति के इसी नियम पर आधारित है। जो जेट इंजन चलते हैं, जो जेट इंजन होते हैं वायुयान, जब वो चलते हैं तो उनमें एक ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे कि कई प्रकार की गैसें बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ निकलती हैं। जब वो गैसें बाहर की तरफ निकलती हैं तो वायुयान को वो एक स्पीड, मतलब एक वेग प्रदान करती हैं बहुत तेज़, जिससे कि वायुयान तेज़ी से चल पाता है, जो जेट इंजन टाइप होते हैं। और इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे कि नाव से हम किनारे पर जब कूदते हैं तो नाव पीछे हट जाती है, क्योंकि हम नाव पर बल लगाते हैं। और नाव पर बल, नाव भी हम पर एक बल लगाती है, जिससे कि हम आगे कूद जाते हैं और नाव पीछे की तरफ हट जाती है। ठीक है। और जैसे दमकल कर्मी होते हैं, दमकल कर्मी जो होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले लोग, ये पाइप जब कहीं आग बुझाने जाते हैं तो कई लोग पाइप को पकड़े होते हैं और पानी फेंक रहे होते हैं आग के ऊपर। उस टाइम ये कई लोग क्यों पकड़े होते हैं पाइप को? क्योंकि पाइप से पानी का प्रेशर इतना अधिक होता है कि वो पाइप को पीछे की तरफ फेंकता है। इसलिए पाइप को कसकर 3-4 लोग पकड़ते हैं, तब उसको आग पर फेंकते हैं। ठीक है। ये हुआ आपके न्यूटन के गति का तृतीय नियम। आगे चलते हैं। जड़त्व आघूर्ण क्या है? जड़त्व आघूर्ण देखिए, यदि कोई पिंड किसी अक्ष के प्रत्यय विरामावस्था में है या घूर्णन गति कर रहा है तो हमें उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। इसे ही हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। देखिए, यदि कोई पिंड या तो अक्ष के प्रत्यय विरामावस्था में है या घूर्णन गति कर रहा है तो हमें उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बल आघूर्ण लगाना पड़ता है, जिसे हम बल आघूर्ण, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, वहाँ जाके पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। तो ये जो बल आघूर्ण होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। हाँ, तो जड़त्व आघूर्ण की हम बात कर रहे थे। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के प्रत्यय विरामावस्था में है या घूर्णन गति कर रहा है तो हमें उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए एक बल आघूर्ण लगाना पड़ता है, जिसे हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। देखिए, सभी जड़त्व आघूर्ण है क्या है, यहाँ समझिए उदाहरण से। सभी वाहनों के पहिए के रिम भारी तथा मोटे किंतु बीच में खोखले होते हैं। ऐसा जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए होता है, जिससे कि वाहनों के पहिए आसानी से घूम सकें और वाहन आराम से चल सकें। आपने देखा होगा, गेहूँ निकालने वाला कटर या थ्रेसर होता है, उसमें भी एक आगे व्हील लगा होता है। वो बीच में बिल्कुल खोखला होता है और किनारों पर काफ़ी हैवी और भारी होता है, जिससे क्या होता है कि उसमें एक चक्कर, मतलब आपने सोचा, कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा, आरपीएम होता है, मतलब चक्कर लगाने की गति। जब वो किनारों पर मोटा और हैवी होगा और बीच में खोखला होगा तो उसके आरपीएम अच्छे होंगे, उसके चक्कर लगाने की गति अच्छी होगी। तो इसी वजह से यही जड़त्व आघूर्ण होता है। इसी वजह से बीच में खोखले और किनारों पर मोटे व हैवी कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो जब एक बार चक्कर लगाने लगते हैं तो उनमें जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। वो अच्छे से चक्कर लगाते हैं, क्योंकि किनारों पे भारी होने के कारण उनका एक चक्कर लगाने की प्रक्रिया होती है वो अच्छी हो जाती है, एक साइकिल बन जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। घर्षण। घर्षण क्या है? यह वह गुण है जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य उत्पन्न प्रतिरोधी बल, जो एक वस्तु से दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करता है। देखिए, जैसे दो कोई तल हैं, दो सतह हैं, जैसे कि मान लें एक फर्श है और दूसरा हमारा पैर है। देखिए, फर्श और पैर, जब हम चलते हैं तो फर्श और पैर के बीच में एक घर्षण होता है। उसी घर्षण की वजह से हम चल पाते हैं। अगर पैर और फर्श के बीच में घर्षण बिल्कुल नहीं होगा, शून्य होगा, तो हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि घर्षण के ही कारण हम आगे बढ़ पाते हैं। पैर और फर्श में की सतह को जब हम किसी सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें खुरदरापन और उसमें तमाम गड्ढे और उठे हुए स्थान प्रतीत होंगे, जिसके कारण घर्षण उत्पन्न होता है पैर और फर्श के बीच में, जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो यही घर्षण कहलाता है। दो सतहों के मध्य उत्पन्न प्रतिरोधी बल जो होता है, जो एक दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करता है, इसे ही हम घर्षण कहते हैं। और घर्षण का कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों। तो और घर्षण के अन्य उदाहरण भी होते हैं, जैसे कार या बस में ब्रेक लगाना। जैसे कार या बस में जो ब्रेक्स लेदर होते हैं वो घर्षण करते ही चिपक जाते हैं पहिए से, जिस कारण पहिया रुकता है। मशीनों में भी घर्षण बल होता है। उन्हें मशीनों में घर्षण बल कम करने के लिए हम स्नेक का प्रयोग करते हैं, जिसके रूप में हम ग्रीस या मोमी ऑयल का यूज करते हैं।
कुछ भारी मशीनों में घर्षण के लिए लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रेफाइट जो होता है वो घर्षण बल को कम करता है, ग्रेफाइट। ठीक है, तो घर्षण के कारण हम लोग चल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आगे अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।